हाँ, ध्यान दीजिए सब लोग। अब इसके पहले वाले वीडियो में हम रासायनिक बलगतिकी यानी यूनिट फर्स्ट रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट किए थे, जिसमें बताए थे कि तीव्र अवक्रिया और मंद अवक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बताया गया था। उसके अलावा अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी बताया गया था। अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही आया था। कभी कभी क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता बदलती है तो कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। जब घटती है तो माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी आएगा, और जब बढ़ेगी तो उस समय प्लस में आएगी, यानी प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी आती है। यही मिलती है सबको। तो यह ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम बता चुके। टक्कर सिद्धांत बताए थे, टक्कर सिद्धांत भी हो गया है। आज रहेगा अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से यहां कारक रहेगा। कारक कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में रहेगा। तो लिखिएगा, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला नंबर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ क्यों जाती है, तो कल देखिए टक्कर सिद्धांत बताया गया था। उसमें हम बताए थे कि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ही अभिक्रिया जो है तेज होगी। जितने तीव्र वेग से टकराएंगे उतना अभिक्रिया तेज होगी। तो जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि जो मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो बताइए टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी कि नहीं। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उस समय अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चूंकि टक्कर सिद्धांत में आपको यही बताया गया है। तो लिखिएगा, इसका कारण यह है कि, उसे नोट करिएगा, इसका कारण यह है कि निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ने से टक्करों की संख्या प्रति सेकंड बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या प्रति सेकंड बढ़ जाती है। देखिए रीजन भी बता दिए क्यों ऐसा है, इसका कारण भी जानिए सब लोग। जैसे अगर सांद्रता कम है अभिकारक की, तो उस समय मान लीजिए 1 सेकंड में अगर 10 अणु टकरा रहे हैं, तो जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो उस समय 1 सेकंड में हो सकता है 15 से 20 या और भी संख्या में अणु टकरा सकते हैं। जब उनकी टक्कर ज्यादा संख्या में हो जाएगी तो उस समय देखा जाए तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कारण भी पता चल गया। दूसरा नंबर लिखिएगा, अभिकारक का ताप बढ़ाने पर, अभिकारक का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है।
अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जा रही है, तो आप देखिए, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक को जब ताप देंगे तो उस समय वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी ग्रहण करेगा। तो कल जो बात हुई थी कि जो ऊर्जा, एक निश्चित ऊर्जा होनी चाहिए, सक्रिय ऊर्जा जिसको आप कहते हैं, शुरू में तो ऊर्जा उनके पास कम थी, जिसकी वजह से कुछ टक्करों में ही अभिक्रिया हुई। लेकिन ताप बढ़ाने से जो कम सक्रिय अणु हैं उनका भी ताप अधिक होने की वजह से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उनके टकराने पर भी अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब उनके टकराने पर अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिखिएगा, इसका कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, अणुओं की संख्या बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। देखिए तीसरा पॉइंट, अलग से भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि क्यों ऐसा होता है, तो उसका कारण हम लिखवाते जा रहे हैं। तीसरा नंबर लिखिएगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। जिससे अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। हमने कल बात किया था कि सक्रिय ऊर्जा यानी अभिकारक के सभी अणु टकराते हैं आपस में, लेकिन जिन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होगी वही अभिक्रिया कर पाएंगे, और जिनकी ऊर्जा उस निश्चित ऊर्जा से कम रहेगी वह अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। और यही जो एक लाइन खींची गई है ऊर्जा की, वही जो है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यही परिभाषा बताए थे सक्रियण ऊर्जा की। जैसे एक उदाहरण बताइए, हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया के लिए 5 जूल से ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। एक उदाहरण बता रहे हैं बस। अगर 5 जूल से ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो बताइए, जो 6 वाला आएगा जूल वाला वह भी अभिक्रिया करेगा, 7 जूल वाला भी अभिक्रिया करेगा, 8 जूल वाला भी अभिक्रिया करेगा। लेकिन 4 जूल वाला अभिक्रिया करेगा नहीं, 3 जूल वाला अभिक्रिया करेगा नहीं, 4.5 वाला अभिक्रिया करेगा नहीं, क्योंकि 5 से यह नीचे है, और 5 से ऊपर वाला अभिक्रिया करेगा, 5 से नीचे वाला अभिक्रिया नहीं करेगा। तो उत्प्रेरक क्या कहता है, जो आप 5 यह जूल ऊर्जा बनाए हैं, उत्प्रेरक जब लगा देते हैं उस अभिकारक में, तो यह जो 5 जूल ऊर्जा है वह 3 कर देता है, 2 कर देगा या 4 कर देगा। तो बताइए यह सक्रिय ऊर्जा का मान घटाया कि नहीं। अब बताइए, पहले देखा जाए तो जब 5 था तो उस समय उसके पार 3 अणु था और इसके नीचे 3 था। लेकिन जब यह सक्रिय ऊर्जा को घटा देगा, 4 पर बोल देगा कि 4 जूल जिसके पास है वह करेगा, तो बताइए एक अणु इसमें बढ़ जाएगा कि नहीं। एक अणु अब इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा घट करके। एक उदाहरण बताएं,
तो बताइए सक्रियण ऊर्जा का मान घटाएंगे तो जो टकराने वाले अणुओं की संख्या है जो अभिक्रिया में, वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपने आप। नहीं होता है, कभी कभी होता है, लोग कहते हैं भाई कि जिसके पास भी 100 रुपया है वह एक लाइन में इधर आ जाए, एक तरफ आ जाए। अब बताइए जिसके पास 90 रुपया रहेगा वह नहीं ना पाएगा, जिसके पास 95 रुपया वह भी नहीं आ पाएगा, 98 वाला भी नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर हम देखें कि इधर संख्या कम हो रही है, इधर 100 वाले में संख्या कम हो रही, 5 लोग मिले, इधर पता चला कि मतलब जो है 10 लोग हो गए, तो फिर हम कहेंगे एक लिमिट घटा देंगे, कहेंगे अब बताइए 90 जिनके पास है वह भी आ जाए इधर। तो बताइए आप घटाए कि नहीं? आप यह घटाए तो देखिए इनकी संख्या हो सकता है 2-3 इसमें आ जाए, तो बताइए इनकी संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं? तो वही हाल यहां भी है। यह उत्प्रेरक जब जाएगा तो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाएगा, घटाएगा और सक्रियण ऊर्जा को घटाने की वजह से जो अणुओं की संख्या वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अपक्रिया करने वाले। और जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अपक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तेज समझ में आ गया? यह देखिए जीके का भी क्वेश्चन है, कंपटीशन स्तर पर भी क्वेश्चन है कि जो उत्प्रेरक होता है किसी अपक्रिया में जब लगता है तो वह क्या कहता है कि अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो आप यही बताएंगे कि उसकी सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, घटा देता है, जिससे टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया है कि हम लोग दैनिक जीवन में इस तरह करते आए हैं और उसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है। अब तो आ जाएगा समझ में ना? फिर आगे बढ़िए। अब वेग स्थिरांक हेडिंग डालेगा, वेग स्थिरांक अगली हेडिंग रहेगी। रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट हेडिंग डाल दीजिएगा, वेग स्थिरांक। इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपक्रिया की कोड पर स्टार्ट करेंगे आना, यहीं से स्टार्ट होगी। अपक्रिया की कोड क्या है, आणविकता क्या है, इसके बारे में यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए देखिएगा, वेग स्थिरांक हमने बताया कि जो अपक्रिया की दर है, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की दर उसको किससे दिखाते हैं, dx अपान क्या, dt से। इसके पहले वाले में बात हुई है ना, किससे दिखाते हैं, dx अपान dt से। जो अभिक्रिया की दर है वह सांद्रता परिवर्तन हम बताए थे, देखिए इसके पहले कि जो अभिक्रिया की दर यहां दिखा दे रहे हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को dx अपान dt से दिखाएंगे। अभिक्रिया की दर बराबर होगी डेल्टा C अपान डेल्टा T, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। यही बताए थे, सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। अगर देखा जाए तो अभिक्रिया की दर सांद्रता परिवर्तन की बताइए अनुक्रमानुपाती होगी कि व्युत्क्रमानुपाती? क्या जवाब आएगा, अनुक्रमानुपाती होगी। और समय की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम इसको हटाकर लिखे अभिक्रिया की दर, इसको हटा दे रहे हैं, अभिक्रिया की दर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगी, तो क्या सही रहेगा कि नहीं, सही रहेगा, ये रहेगा सही। देखिए हो गया, डेल्टा टी अभी हटा दिए, यानी अभिक्रिया की दर सांद्रता परिवर्तन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए है, अभिकारक ए है, सारी अभिकारक ए है जिससे उत्पाद जो है बन गया है, कोई उत्पाद बना होगा। अगर ए की प्रारंभिक सांद्रता, ए की यहां नोट करें, प्रारंभिक सांद्रता शुरू में जब अभिक्रिया नहीं हुई थी उस समय ए है, और स्मॉल टी समय बाद, या स्मॉल टी रहेगी, स्मॉल टी समय बाद जो सांद्रता आ रही है, सांद्रता अगर देखा जाए, सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया, ए माइनस क्या हो गया, एक्स, यानी एक्स क्या हो गया, परिवर्तन होगा।
t समय बाद देख रहे हैं सांद्रता इतनी है, a माइनस क्या है, x है। तो बताइए अगर ऊपर वाले से चला जाए तो क्या आएगा, dx अपान dt, यानी सांद्रता में परिवर्तन अनुक्रमानुपाती क्या होगा, यह देखिए a माइनस x, यानी अभिक्रिया की दर dx अपान dt सांद्रता परिवर्तन की क्या है, अनुक्रमानुपाती। यहां पर हम a कोई अभिकारक लिए हैं जिसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, a है, और t समय बाद इसकी सांद्रता a माइनस x बच गई। तो देखिए सांद्रता परिवर्तन की दर a माइनस x के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। इसको आगे बढ़ाएगा तो क्या आएगा, dx अपान dt बराबर बताए नियतांक लगेगा कि नहीं k, और k a माइनस क्या रहेगा, x। यही जो k है वह जो है वेग स्थिरांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट यही k कहलाएगा, जो कि यह नियत मान रहेगा। तो समझ जाएंगे सब लोग ना। तो चलिए नोट करिएगा, वेग स्थिरांक हेडिंग डालेगा, लिखिएगा किसी रासायनिक अपक्रिया में पहले नोट करिएगा, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिक्रिया की दर कामा लगा दीजिएगा, सांद्रता परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। सांद्रता परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां आप नोट करिएगा, अभिक्रिया की दर इस तरह लिखिएगा, यदि कोई अभिक्रिया, यहां लिख दे रहे हैं। अब इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा। अभी हम सीधा इसको कर लेते हैं, अभी तो बस फार्मूले का डेरिवेशन एक तरीके से हुआ है। अभी इसको सीधे हम कोई रिएक्शन देकर समझा रहे हैं, आपको सीधा करने पर समझ में आ जाएगा। अभी जो फार्मूले के रूप में है उसको नोट करना रहेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो है नीचे है अनुक्रमानुपाती, यही हटेगा तो यहां लिख देते हैं आर डी एक्स अपान डी टी इजकल टू के आ जाएगा, और ए माइनस क्या आएगा, एक्स आएगा। लिखिएगा नीचे इसके, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक, जहां के एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा, वेग स्थिरांक कहते हैं। और इस समीकरण को अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। यही समीकरण है जो यह लिखे हैं लास्ट में, इस समीकरण को अभिक्रिया दर समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप मेन पॉइंट पर हम लोग आएंगे। ये समझ में आ गया ना।
अगर कहा जाएगा वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, तो आप यहीं से स्टार्ट करिएगा। यदि कोई अभिक्रिया A = उत्पाद बना तो इस तरह करिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहें। आ जाएगा ना। इसके बाद और भी लिख सकते हैं, जैसे अभिक्रिया की दर देखा जाए तो सांद्रता परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है, तो जब इसमें नियतांक का कोई प्रयोग होता है तो वही वेग स्थिरांक K होता है। बस इतना कर लेना। अब आप समझिएगा सांद्रता, यह देखिए परिवर्तन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई अभिक्रिया मान लीजिए H2 + O2 मिल करके बनाएगा क्या बताइए, H2O, जल बनता है, सबको पता है। यहां अभिकारक अगर हाइड्रोजन की सांद्रता लिखी जाए तो इस तरह लिखी जाएगी, H2 और ब्रैकेट में कर देंगे तो यह सांद्रता हो जाएगी। अब सीधा समझिए, हमने कहा सीधा समझिए। ऑक्सीजन अगर आप O2 लिखें तब तो ऑक्सीजन का सूत्र होगा, और अगर बड़े ब्रैकेट में लगा दिए तो आया ऑक्सीजन की सांद्रता व्यक्त करेगी। अब यहां पर सांद्रता की घात 1 है छिपी हुई। कितनी घात छिपी हुई है? 1। तो सांद्रता पद की घात जो आएगी वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। दो चीजें मिलेंगी, एक अभिक्रिया की कोटि होती है और एक अभिक्रिया की आणविकता होती है। यहीं से देखिए बोर्ड में क्वेश्चन अब पूछेगा, और वह भी जब सांद्रता पद की घात 1 रहेगी तो वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर सांद्रता पद की घात 2 है तब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अगर 3 घात पर है तो वह क्या कहलाएगा? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक मिलता है, यानी एक हम छोड़ दिए शुरू वाला, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है जिसमें सांद्रता पद की घात क्या रहेगी? 0 रहेगी। और किसी की घात 0 रहती है तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। ये तो ध्यान रहेगा ना। अगर x की पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा? 1। और 100 की घात 0 है तो उसका भी मान कितना आएगा? 1। इस बात को भी ध्यान रखिएगा सब लोग। किसी की घात अगर 0 लगा दिया बहुत बड़ा मान रहेगा, उसकी घात अगर 0 लग गई तो इसका मतलब उसका मान कितना आएगा? वो 1 आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि यहां पर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वह सांद्रता के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अगर सांद्रता के 0 घात के अनुक्रमानुपाती है तो वह जो है 0 कोटि की अभिक्रिया यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अगर 1 घात के अनुक्रमानुपाती है तब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर 2 घात के अनुक्रमानुपाती है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, और 3 घात के अनुक्रमानुपाती है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया मिलेगी। लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो विस्तार है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विस्तार रहेगा ज्यादा, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उस पर फार्मूला जो निकलता है उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर जब हम बताएंगे उसका डेरिवेशन कराएंगे तो ध्यान देना है आप लोगों को। अभी तो समझाया जा रहा है कि मतलब कैसे यह अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब हुआ कि किसी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वह सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर सांद्रता पद की घात व्यक्त होती है, यानी सांद्रता पद की घात जो व्यक्त होती है वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। हमने बताया अभिक्रिया की आणविकता भी होती है। अभिक्रिया की कोटि भी होती है और क्या होती है? आणविकता होती है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह प्रयोगों पर आधारित होती है, प्रयोग करके देखा जाता है। और जो आणविकता है वह गिन कर बताया जाता है। देखिए जैसे उदाहरण बता रहे हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो बताइए H2O बना कि नहीं? बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? यहां 2 लगाएंगे, यहां, और यहां पर भी क्या लगेगा? 2। तो अगर आणविकता बताना है, ध्यान दीजिएगा कि इस अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो आप सीधा अभिकारक में जितने अणु हैं जोड़ लीजिएगा।
कितने अणु है? इसके 2 अणु है और इसके बताइए एक अणु छिपा है ना, 2 1 3, तो बताएंगे अपक्रिया की आणविकता क्या है? 3। इस रिएक्शन में अपक्रिया की आणविकता क्या है? 3 है। गिन कर बता देंगे। बोलिए आ जाएगा कि नहीं? लेकिन जो कोटि रहेगी वह गिन कर नहीं बताया जाएगा, बल्कि प्रयोगों पर आधारित होता है। प्रयोग करके पता चलता है कि इस पर सांद्रता पर निर्भर है कि नहीं इसके अपक्रिया की दर। अगर सांद्रता पर निर्भर है तो कितनी घात पर निर्भर है। अगर सांद्रता पर निर्भर नहीं है तो वही शून्य कोट की अपक्रिया कहलाएगी। अगर सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाएगी। 2 घात के ऊपर निर्भर है तो द्वितीय कोट की अपक्रिया यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और 3 घात के अनुक्रमानुपाती है तो तृतीय कोट की अपक्रिया है। लेकिन आणविकता जब हो गई तो जोड़ा जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? अंतर तो एक आधा आ ही गया होगा। जैसे पहला तंत्र यही बताएगा कि जो अपक्रिया की कोटि है वो प्रयोगों पर आधारित है, जबकि अपक्रिया की आणविकता प्रयोगों पर आधारित नहीं है। इसको तो गिन कर बताएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, यही पार्ट है। अगर यही पार्ट आप समझ लेंगे तो बस ये लेसन खत्म हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब 5 नंबर के लिए तैयारी है, 5 नंबर के लिए तैयारी है इसकी। इसीलिए हमने कहा जो अच्छे लेसन रहेंगे या जिसमें कम रहेगा लेकिन समझना उसमें पड़ेगा, जिसमें जितने शार्ट रहेगा उतना समझाना पड़ेगा, समय लगेगा। तो क्या कहे, अपक्रिया की आणविकता भी होती है और अपक्रिया की कोट भी होती है। और यह जान लीजिए कभी अपक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है क्या? आप लोग बताइएगा, कभी अपक्रिया की आणविकता शून्य होगी? क्यों नहीं होगी? अगर अपक्रिया की आणविकता शून्य होगी तो उस समय अभिकारक कोई नहीं रहेगा। अब बताइए, अभिकारक कोई नहीं रहेगा तो रासायनिक अपक्रिया कौन सी रहेगी जब अभिकारक नहीं है? बताइए, अभिकारक और उत्पाद से ही तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, याद रहेगा ना? जबकि अपक्रिया की कोट शून्य हो सकती है। क्योंकि कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें देखिए अपक्रिया की दर अगर सांद्रता पर निर्भर नहीं है, कैसे पता चलेगा? प्रयोग करके। हम बता रहे हैं प्रयोग। आप कोई अपक्रिया हो रही है उसमें सांद्रता में परिवर्तन करिए, और सांद्रता में परिवर्तन करने से अपक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कह लेंगे सर इसमें यह जो आप दिए हैं प्रयोग करने के लिए, इसमें हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन अपक्रिया की दर बदल नहीं रही है सर, उसी तरह हो रहा है जैसे पहले होता था उसी तरह अब भी हो रहा है। तो हम कह देंगे इसका मतलब है कि अपक्रिया जो की दर है वह सांद्रता पर इसमें निर्भर नहीं है। तो यह कौन सी अपक्रिया की कोट हुई? शून्य कोट की अपक्रिया, जिसमें घात क्या रहेगी? 0 रहेगी। जिसमें घात क्या रहेगी? 0। लेकिन हमने कहा प्रयोगों पर आधारित रहेगा। कुछ रिएक्शन इसमें बताया जाएगा, उसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी अपक्रिया है जिसमें अपक्रिया की जो सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन से अपक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें समझना पड़ेगा आप लोग। तो बताइए, दोनों क्लियर हो गया ना? एक अपक्रिया की क्या है? आणविकता है, और एक अपक्रिया की कोट है। शून्य कोट की अपक्रिया कब कहलाएगी? जब अपक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं रहेगी या सांद्रता के घात के सांद्रता पद के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होंगे तो वह शून्य कोट की। अगर 1 घात के अनुक्रमानुपाती है तो प्रथम कोट की, अगर 2 घात के अनुक्रमानुपाती है तो द्वितीय कोट की, और 3 घात के अनुक्रमानुपाती है तो तृतीय। अब तो क्लियर हो गया होगा। सांद्रता पद की घात वही अपक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। अगर शून्य है तो शून्य, प्रथम है तो 1 है तो प्रथम। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए नोट करिए। अभिक्रिया की कोटि, हेडिंग डालेगा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डालेगा। इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान दीजिएगा। एक आर्रेनियस थियरी है, उसको बाद में बताएंगे हम। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो गया। अब क्रिया की कोट, क्या परिभाषा दिया जाए, बोलिए। जो अभिक्रिया का दर समीकरण है, दर समीकरण कौन सा आया था, बोलिए। dx/dt बराबर के a माइनस एक्स, ए ना आया था, तो लिखिएगा, चलिए लिखिए। अभिक्रिया का दर समीकरण से प्रदर्शित, अभिक्रिया के दर समीकरण से प्रदर्शित सांद्रता पद की घात, सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यदि सांद्रता पद की घात शून्य है, यदि सांद्रता पद की घात शून्य है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, सांद्रता पद की घात शून्य है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कामा लगा दीजिएगा। सांद्रता पद की घात 1 है, सांद्रता पद की घात 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कामा, सांद्रता पद की घात 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और यदि 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, और यदि 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हो गया, बताइए। जैसे में लिख लीजिए, अभी प्रथम द्वितीय अलग अलग करके लिखवाएंगे अभी, ठीक है ना, और जो मेन रहेगा उसको विस्तार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को है। अब देखिए एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, H2O2 है, जिसका नाम है, पता होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब इसको आप हीट करिएगा यानी गर्म करेंगे तो यह जल बनाएगा और प्लस O2 बनेगा, एन बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। ध्यान दीजिएगा सामने सब लोग। यहां पर देखिए बैलेंस जब करिएगा तो हम देखिए कल बताए भी करके, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा और यहां पर 2 लगा दीजिएगा तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और 2 दूना 4 ऑक्सीजन, देखिए 2 यहां 2 यहां 4 इधर हो गया। बैलेंस है कि नहीं। अब अगर अभिक्रिया की दर निकाला जाए, अभिक्रिया की दर अगर इसमें निकाला जाए तो वह अनुक्रमानुपाती इसकी सांद्रता, H2O2 की सांद्रता बताइए, इस तरह हमने कहा है, व्यक्त की जाएगी कि नहीं, व्यक्त की जाएगी, और इसकी घात देखिए 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 घात। यानी प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से जल और ऑक्सीजन के बनने में जो अभिक्रिया की दर है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती है। 1 घात बताइए यहां छिपी है कि नहीं, तो यह बताइए कैसा, कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। लेकिन देखने से अगर अभिक्रिया की आणविकता निकाला जाए तो बताइए कितना आएगा, 2, इनकी संख्या क्या है, 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 रहेगी। हमने कहा प्रयोगों पर देखा गया है, और यह जो आणविकता है इसको गिनकर बताएंगे, दोनों देखते जाए साथ में। लिखेगा जैसे प्रयोगों द्वारा देखा गया, नोट करिएगा, जैसे में प्रयोगों द्वारा देखा गया
हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 लिखिएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन में अभिक्रिया की दर को dx/dt दिखाते हैं। अभिक्रिया की दर H2O2 के सांद्रता के 1 घात के H2O2 के सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। H2O2 के सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब आप नीचे भी यह नोट कर लीजिएगा इसी तरह रिएक्शन और उसके अलावा यह। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया किस आर्डर की है। और कभी कभी देखिए एक्सरसाइज में भी पूछ लेता है, जैसे ही रिएक्शन दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, तो अगर आपको ध्यान रहेगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। ऑप्शनल इससे बनता है। तो बताइए क्लियर हो गए सब लोग ना कि कौन कौन सी कोटि की अभिक्रिया कैसे निर्धारित की जाएगी और आणविकता कैसे निर्धारित की जाएगी। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर याद हुआ सबको। अभिक्रिया की आणविकता प्रयोगों पर आधारित नहीं होती है, यही ना है, और जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों पर आधारित होती है। अभिक्रिया की कोटि जो है शून्य भी हो सकती है और अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। चूंकि अभिक्रिया की आणविकता अगर शून्य हो जाएगी तो इसका मतलब कोई अभिकारक है ही नहीं, तो रिएक्शन वह होगा ही नहीं। जब अभिकारक और उत्पाद नहीं रहेगा तो रिएक्शन कौन सा हुआ, इसलिए यह संभव नहीं हो पाता है। तो देखिए दो अंतर हम बता दिए चलते चलते, और जब हम प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया बता लेंगे तो बाद में अंतर भी आएगा कि आणविकता और कोटि में अंतर। तो हम लोग धीरे धीरे इसी तरह पढ़ते पढ़ते अंत तक पता चलेगा, सब याद रहेगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चूंकि थियरी मिल रही हो तो उसके आधार पर हम लोग कर ले जाएंगे। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी क्या है, यह रिएक्शन लिख लिए सब लोग ना, नीचे नोट कर लीजिएगा सब लोग, चूंकि इसी से क्लियर होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको। चूंकि हमने बता दिया प्रयोगों पर आधारित है, तो प्रयोगों पर आधारित रहेगा तो उसको ध्यान रखेंगे। या तो प्रयोग करके देखा जाए तब समझ में आता है, या तो जो है उसको ध्यान में रखा जाए तब आएगा। आणविकता हम कह रहे हैं, आणविकता में तो गिन लेंगे, सब जोड़ लेंगे अपना, लेकिन इसमें नहीं ऐसा हो पाता। अगर कहा जाए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिक्रिया की दर जो है सांद्रता परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो रही है, तो कौन सी अभिक्रिया की कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया तुरंत बता दीजिए। ये जवाब तुरंत बताना चाहिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, चाहे बताइए सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपात, दोनों बात एक ही है। शून्य का मतलब 1 घात, उसका मान 1 का आएगा शून्य पर। तो चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अब देखिए इसकी परिभाषा वगैरह जो भी कह रहा है याद रहना चाहिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर
अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो वह अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। हो गया? ध्यान दीजिएगा, पहले हम इस तरह बता रहे हैं, मान लीजिए कोई अभिकारक है जिससे उत्पाद बना है। ध्यान दीजिएगा, अभी उदाहरण नहीं है, ये आपके मतलब थियरी में ही है। मान लीजिए कोई अभिकारक है जिससे उत्पाद बना है, हम इसको शून्य कोट की अभिक्रिया में लाना चाह रहे हैं, तो बताइए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया के दर का मतलब क्या रहेगा? dx अपान अनुक्रमानुपाती, बताइए ए को इस तरह लिखेंगे कि नहीं सांद्रता, और यहां पर घात क्या लगा देंगे? बताइए शून्य कोट की अभिक्रिया होगी कि नहीं? बोलिए, यहां पर घात क्या लगाएंगे? शून्य। अभिकारक ए है, अब बड़े ब्रैकेट में लिख दिए तो अभिकारक ए की क्या हुई? सांद्रता हुई, और उसकी घात 0 लगा दिए तो शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया की दर को बताइए dx अपान dt से लिखते हैं, या तो यहां पर लिखिएगा अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती। फिर आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें है। बताइए यहां पर के वेग स्थिरांक लगाएंगे कि नहीं, और एक की घात 0, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? नोट कर लीजिए इसको। यदि लिखिएगा, यदि कोई अभिक्रिया, पैराग्राफ चेंज करके, यदि कोई अभिक्रिया, इसके बाद इसको नोट करते जाइए। अभी एग्जाम्पल नोट करिएगा आप लोग। रुके, अथवा सब लोग घर पर मेहनत करिए, जो लोग भी मान लीजिए जिनका भी वीक पॉइंट कोई भी है वह अपना सही कर लें, क्योंकि अब समय कम है, और समय कम है, अगर लापरवाही करेंगे तो यह जान लीजिए पास भी हो सकता है ना हो कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत कम नंबर भी पा सकते हैं, बाद में पछतावा रहेगा, बता दें। इसलिए अब जो भी समय है उसमें सब लोग को मेहनत कर लीजिए। अब चलिए उदाहरण बताएंगे हम। नाइट्रस ऑक्साइड एक नाम आता है, जब इसका तापीय अपघटन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O फार्मूला है। तो चलिए उदाहरण लिखिए आप लोग। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ब्रैकेट में लिखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड ब्रैकेट में N2O का तापीय अपघटन होने पर, तापीय अपघटन होने पर चलिए पहले रिएक्शन लिख लिया जाए, तापीय अपघटन कर लीजिए। N2O का तापीय अपघटन का मतलब गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, इसको डेल्टा से दिखा देंगे, हीट का मतलब गर्म ही है। जब गर्म किया जाएगा तो अपघटन का मतलब N2 और O2 में यह बढ़ जाएगा, अपघटन का मतलब टूट जाएगा अपने अवयवों में, जिससे यह मिलकर बना हुआ है। अब इसका तापीय अपघटन हो रहा है, N2 और ऑक्सीजन बन रही है, यहां पर सांद्रता बढ़ा रहे हैं N2O की, तब भी देख रहे हैं जो तापीय अपघटन जिस दर से हो रहा था उसी दर से हो रहा है, भले हम सांद्रता को बढ़ा घटा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब प्रयोगों द्वारा देखा जाता है, जब कोई परिवर्तन नहीं पड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया की दर है, यहां लिख देते हैं, या dx अपान dt से लिखिए, अभिक्रिया की दर वह अनुक्रमानुपाती N2O, बताइए इसी तरह लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे कि नहीं? इसकी घात क्या लिख देंगे? सो बोलिए, और इसके बाद बराबर अगर करना है तो के नियतांक लगा दीजिए। यह प्रयोगों द्वारा देखा गया, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन जब किया जाता है तो जो अभिक्रिया की दर है, सांद्रता परिवर्तन करने पर भी अभिक्रिया की दर वही है, वही मान रहता है, इसलिए यह शून्य कोट की अभिक्रिया हुई। तो क्या लिखे आप लोग होने पर? इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए N2 है, यहां 2 लगा दीजिएगा और यहां पर 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो इसकी आणविकता तो 2 होगी, लेकिन देखिए अभिक्रिया की कोट क्या है? शून्य।